Class 10th students, you are studying from here liberalization of foreign trade and foreign investment policy from chapter 4. What is chapter 4? Globalization and Globalization. And Indian economy. Let us return to the example of imports of Chinese toys in India. Suppose the Indian government puts a tax on import of toys. What would happen? Yesterday you have studied this. Suppose that Chinese toys would have been imposed with lot of taxes. Then what would have happened? That the rate of the Chinese toy would have been very high in Indian market, and high price goods are not purchased by the people. Because of the tax, buyers will have to pay a higher price to imported toys. Chinese toy will no longer be as cheap in the Indian market. तो जब भी किसी चीज को हमें डिस्करेज करना है, किसी इंपोर्ट को, किसी कंट्री के इंपोर्ट को से जो इंपोर्ट हो रहा है हमारे कंट्री में, तो उस पर हाई टैरिफ लगा देते हैं, टैक्सेस हाई लगा देते हैं. तो यही हो गया एक तरह का ट्रेड बैरियर. ऑटोमेटिकली उसका सेल रिड्यूस हो जाएगा अपने कंट्री में, है ना. ऐसा चलते रहता है. कुछ पॉलिटिकल डिफरेंस भी हो जाता है बीच बीच में, जैसे अभी हाल में हुआ ना मलेशिया के साथ, टर्की के साथ. तो वैसे पॉलिटिकल डिफरेंस में भी लोग इस तरह से भी रिपरकशन इस तरह का होता है कि जैसे वो ट्रेड बैरियर के रूप में सामने आता है. जैसे हम लोग के यहाँ इंपोर्ट बहुत होता था ना मलेशिया से पाम ऑयल का, तो डिफरेंसेस जब हुआ तो उसके इंपोर्ट को कम्प्लीटली रोक दिया गया, तो जिससे उसकी इकोनॉमिक पे असर पड़ गया. तो ट्रेड बैरियर क्या है? इट इज कॉल्ड अ बैरियर because some restriction has been set up. Government can use trade barriers to increase or decrease or regulate foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. ट्रेड बैरियर के माध्यम से ही, ट्रेड बैरियर के माध्यम से ही गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हमारे कंट्री में कौन सा सामान आएगा और कौन सा सामान नहीं आएगा. किसी सामान पे अगर रोक लगाना है, किसी कंट्री से हमारे कंट्री में कोई इंपोर्ट हो रहा है और उस पे अगर हमें रोक लगाना है, तो हम क्या करते हैं? ट्रेड बैरियर लगा देते हैं. ये क्या टॉपिक है? देखो तो द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये तो लास्ट टॉपिक है. कहाँ पे कर रहे थे? ये भी तो कल तुम लोग कर ही लिए थे. सेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका भी डिटेल थोड़ा सा हो ही गया था. यस मैम. तो इसके एग्जाम्पल को थोड़ा तेजी से पढ़ते हुए हम लोग देख ले. ट्रेड The Indian government after independence had put trade barriers to foreign trade and foreign investment. This was considered necessary to protect the producers within the country. क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद नया नया अभी लोग प्रोडक्शन स्टार्ट ही किए थे, तो अपने कंट्री के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी था. इसलिए इंपोर्ट को उस समय बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था. मतलब ट्रेड बैरियर लगा के रखा हुआ था. ये कब हुआ था? 1950s और 60s में. हाँ, 1991 के पहले ये सब ज्यादा था. 1991 से ना ये लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ये सब में तेजी से ये हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है. यहाँ पे आ जाओ, ये सारा तुम लोग कल पढ़ लिए थे. रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन. तो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? ये आंसर हो गया. व्हाट इज लिबरलाइजेशन? विथ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, business are allowed to make decisions. Businesses are allowed to make decision. मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सब अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या एक्सपोर्ट करना है. मैम आप कल कहीं थी कि और लिख सकते हैं मैम लिबरलाइजेशन पर. हाँ, इतना शुरू किए थे ना कल ये पढ़ना लिबरलाइजेशन. यस मैम.
The government imposes much less restrictions than before and is therefore said to be more liberal. यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर लगाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है या टैक्स लगाती है, उन सबको कम कर दिया जाता है और इस तरह से लिबरल ट्रेड हो जाता है। लिबरल ट्रेड होगा तो कोई भी अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। गवर्नमेंट अपने रूल्स को लूज कर देती है यहाँ लिबरलाइजेशन के थ्रू। We have seen that liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. These organizations say that all barriers of foreign trade and investment are harmful, जिसमें WTO का रोल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है कि किसी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए, किसी कंट्री में किसी तरह का ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए। ट्रेड बैरियर इज हार्मफुल फॉर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, है ना, तो देयर शुड बी नो बैरियर्स, WTO का कहना है। लेकिन वो अपने कंट्री में मैम थोड़ा सा लगा के रखते हैं। हाँ, लगा के रहता है। अब WTO का रूल फेयर नहीं है, रूल जो है वो बिल्कुल फेयर नहीं है। वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जैसे USA, US, जापान, उसके फेवर में काम करता है। जो डेवलपिंग कंट्री है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो यही हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे। WTO establishes rules rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. As on July 2016, nearly 165 countries of the world are currently members of the WTO. ये समझ गए कि WTO के members कितने हैं? 165. लेकिन इसमें से जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्हीं को फायदा मिलता है। Though WTO is supposed to allow free trade for all in practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. यही देखो, यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अनफेयर WTO रूल का, है ना, कि WTO is not fair towards every country of the world. क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अभी भी अपने फायदे के लिए ट्रेड बैरियर्स लगा के रखे हैं कुछ फील्ड में। WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. ठीक है ना। अब WTO का जो अनफेयर तरीका है वो ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है ना। डेवलप्ड कंट्रीज अभी भी अपनी मनमानी करते हैं, जहां उनको फायदा होता है वहां ट्रेड बैरियर लगा के रखते हैं और ये डेवलपिंग नेशंस पे जोर डालते हैं। जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब डेवलपिंग नेशन है, इसके ऊपर जोर देते हैं कि इनको ट्रेड बैरियर बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। An example of this is the current debate on the trade in agricultural products. अब इंडिया तो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इंडिया को बिल्कुल अपना रूल फॉलो करना चाहिए, बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं रहना चाहिए WTO कि जब डेवलप्ड नेशंस मान ही नहीं रहे हैं सारी बात, वो अपने फायदा का कर रहे हैं, तो इंडिया जैसे कंट्री क्यों माने। You have seen in chapter 2 that the agricultural sector provides the bulk of employment and a significant proportion of GDP. ठीक है, एग्रीकल्चर तो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, GDP में एग्रीकल्चर का शेयर भी बहुत बड़ा है। और यहाँ देख रहे हो कि USA में कितना शेयर है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP at 1% and its share in total employment is 0.5%। तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री को तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के तो 64% पीपल एग्रीकल्चर में है ना, और यहाँ पे GDP में इसका शेयर भी ज्यादा है, तो वो अपने हिसाब से रूल बना लेते हैं। WTO जो है इसके डेवलप्ड नेशंस के फेवर में रूल बना लेते हैं, तो इससे डेवलपिंग नेशन को लॉस होता है। और वो एग्रीकल्चर के लिए US में उनको मैसिव ये मिलता है, मनी मिलता है फ्रॉम द US गवर्नमेंट, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया के तो फार्मर्स पुअर हैं, है ना, इंडिया के फार्मर्स तो इतने रिच है नहीं, तो यहाँ पे अगर हम ग्लोबलाइजेशन कर देते हैं एग्रीकल्चर में, तो यहाँ के फार्मर्स बहुत लॉस में रहेंगे। ड्यू टू दिस मैसिव मनी
मतलब यूएसए में जो एग्रीकल्चर करने वाले को मिलता है, that they receive, US farmers can sell the farm products at abnormally low prices. और abnormally low prices पे भी बेच देंगे अपने फार्म प्रोडक्ट्स को यूएसए वाले। क्यों? क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट से मिल ही रहा है। The surplus of the farm products are sold in countries. तो इस तरह से जो है ना, अब डेवलपिंग कंट्रीज में अगर ये सेल कर देते हैं तो लोग सस्ते दाम वाली चीज खरीदने लगेंगे और हमारे यहाँ के फार्मर्स बिल्कुल ये हो जाएंगे, एडवर्सली अफेक्टेड हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी ही एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। Developing countries are therefore asking the developed countries' government, we have reduced trade barriers as per WTO rules, but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sum of money. You have asked our governments to stop supporting our farmers, but you are doing so yourselves. ठीक है ना, अपने फार्मर को वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मनी बहुत मिलता है गवर्नमेंट से, और इंडियन फार्मर तो वीक हैं, कमजोर है, पुअर है। इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? तो दिस इज नॉट फेयर। हाँ, सो दिस शुड नॉट हैपन ऑन द इंटरनेशनल लेवल, है ना। ये सारे लोगों को, सारे डेवलप्ड कंट्रीज को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अपनी कंट्री की इकोनॉमी को तो आदमी खुद ना बना के रखेगा। हम पूरे वर्ल्ड के चक्कर में क्यों पड़े? वर्ल्ड के चक्कर में तभी तक पड़ेंगे जब हमारे कंट्री को फायदा है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। देखो, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है ना, वो दो तरह का है। एक तो कुछ फेवरेबल इम्पैक्ट है, कुछ फायदा भी हुआ है, और कुछ घाटा भी हुआ है। तो मेरिट और डिमेरिट दोनों है। तो दोनों तरह के पॉइंट को यहाँ पर स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द गुड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द बैड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सुन रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये दोनों तरह के इम्पैक्ट पे ध्यान देना यहाँ पे। तो अभी पहले हम लोग फेवरेबल इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या अच्छा है, ग्लोबलाइजेशन का असर हमारे कंट्री के इकोनॉमी पे क्या क्या अच्छा है। Has come a long way. What has been its effect on the lives of people? Let us look some of the evidence. Globalization and greater competition among producers, both local and foreign, has been of advantage of consumers. जो प्रोड्यूसर्स हैं अपने कंट्री के या दूसरे कंट्री के, उनके बीच में बहुत अच्छा कंपटीशन बना है। अब कंपटीशन रहेगा तो अच्छा गुड्स का प्रोडक्शन होगा, अच्छे क्वालिटी के गुड्स आएंगे मार्केट में, है ना। अब किसी एक ही का मोनोपोली रहेगा तो खराब क्वालिटी के गुड्स भी प्रोड्यूस करेंगे तो हमें वही खरीदना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर्स में कंपटीशन है, जिसके वजह से अच्छे क्वालिटी का गुड्स बना है। Particularly the well-off sections in the urban areas, there is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices. ये पहला बेनिफिट हो गया कि अब हमारे पास बहुत चॉइस है। जितने भी हम कंज्यूमर आइटम खरीदते हैं, टेलीविजन हो या ऑटोमोबाइल है, कोई भी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, हमारे पास बहुत चॉइस है। अब मार्केट में तरह तरह की चीज अवेलेबल है, तो हमारे और क्वालिटी भी इम्प्रूव्ड है और प्राइस भी लोअर हो गया, तो ये सारे तो फायदे हो गए। As a result, these people today enjoy much high standards of living than was possible earlier. तो ये मिलने से क्या हुआ कि यहाँ के लोगों का लाइफ और कंफर्टेबल हुआ। ग्लोबलाइजेशन से ये फायदा हुआ कि हमें अच्छे क्वालिटी के गुड्स लोअर प्राइस पे मिल रहे हैं, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ, हमारा कंफर्ट बढ़ गया। ये फायदा हो गया। अब देखो, among producers and workers, the impact of globalization has not been uniform. जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये तो कंज्यूमर के लिए हो गया गुड इम्पैक्ट, और प्रोड्यूसर के लिए कहीं कहीं गुड इम्पैक्ट भी है। जैसे बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हैं उनको फायदा मिला है, और जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनका तो बिल्कुल धंधा ही बंद हो गया ग्लोबलाइजेशन के चलते। तो ये गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट में अलग अलग चीज। Firstly, MNC have increased their investment in India over the past 20 years. पिछले 20 years में इंडिया ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है इन MNC में, which means investing in India has been beneficial for them. अब इंडिया में जितना MNC आ रहा है फॉरेन कंट्रीज के,
तो इससे साफ क्लियर है कि भाई उनको बहुत बड़ा बेनिफिट है, तब तो वो लोग इंडिया में आ रहे हैं, नहीं तो क्यों आते। अब ये देखना चाहिए कि इंडिया के लोगों को कितना फायदा हो रहा है। MNCs have been interested in industries such as cell phone, automobile, electronic, soft drinks, fast food and services such as banking, है ना। फॉरेन बैंक बहुत खुले हुए हैं इंडिया में। कुछ फॉरेन बैंक्स के नाम बता सकते हो? यस बैंक, और क्या क्या बैंक है फॉरेन बैंक? एक्सिस बैंक मैम। गोल्डमैन, गोल्डमैन करके भी कुछ बैंक है, और ये जैसे यस बैंक है। फॉरेन बैंक भी बहुत आए हैं, और ये सारे आइटम के लिए MNCs ज्यादा आए हैं। तो मैम जैसे एक्सिस सेल बैंक फोन, होगा। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, इसके लिए ज्यादा MNCs आए हैं। और बैंकिंग में यस बैंक, HSBC और क्या क्या बहुत सारे फॉरेन बैंक भी आए हैं। हाँ रोहन पूछो। मैम एक्सिस बैंक मैम हो सकता है ना? हाँ हाँ हो सकता है बिल्कुल। तो ये सब इतने सारे MNCs आए हैं इंडिया में। तो ये क्यों आए हैं? क्योंकि उनका बहुत बड़ा बेनिफिट है इंडिया में, तभी आए हैं। These products have a large number of well-off buyers. जो यहाँ के जो रिच बायर्स हैं वो इन सारी चीजों को बहुत यूज करते हैं, खरीदते हैं। In these industries and services, new jobs have been created. और न्यू जॉब भी मिला है इंडिया को, इंडिया के लोगों को। ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल, और जो लोकल कंपनी है वो बड़े बड़े MNCs को अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये सब बेनिफिट में आ गया, ठीक है ना। और आगे देखें हम लोग, अभी कौन आया? प्रिय रंजन। हाँ, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो फॉरेन इन्वेस्टर जो यहाँ आके MNC स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कुछ सुविधाएं चाहिए होती है। तो वही है स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे ये लोग उसी सिटी में आते हैं जहां पर कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है, जैसे रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब बढ़िया है, स्कूल्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, ये सारे चीज अच्छे हैं। तो इसको ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो तुम देखो कि पटना में MNC कहाँ स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सारे फैसिलिटी नहीं है। जबकि बेंगलोर में, पुणे में, मुंबई में बहुत सारा ये स्टार्ट हुआ है MNC, दिल्ली में, है ना। तो इसी को कहते हैं सेज, SEZS, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जहां जहां पर डेवलप हो चुके हैं वहीं पर MNC अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल तुम देख लिए, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, ये सारी जगह हैं जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सारा फैसिलिटी है, तो वहीं पर दिल्ली है मैम। MNCs अट्रैक्ट होते हैं। अब तुम चाहो कि मुजफ्फरपुर में और भागलपुर में और पटना में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उतना सारा फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। Government has also allowed flexibility in the labor laws to attract foreign investment. लेबर लॉज में भी गवर्नमेंट ने थोड़ा ये किया है, लूज किया है उसको, स्ट्रिक्टनेस को, जिससे कि MNC अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन नाजायज फायदा भी उठाने लगते हैं कि यहाँ के एम्प्लॉयज को कम पे करना, ज्यादा घंटे तक काम करवाना, उनको कोई तरह का बेनिफिट नहीं देना, ये सब भी हो जाता है। Rights, in the recent years the government has allowed companies to ignore many of these. मतलब जो लेबर लॉज थे उसमें से बहुत को गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इग्नोर किया है उनके लिए, MNCs के लिए। तो ये तो अपने वर्कर्स के फेवर में नहीं है। Instead of hiring workers on a regular basis, companies hire workers flexibly for short period of time. देखो ये डिमेरिट है, ये जो लाइन लिखी हुई है ये क्या है? डिमेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि जो MNCs हैं, जो कंपनीज हैं, अब क्या करते हैं, इंडिया के वर्कर्स को लेते हैं और फ्लेक्सिबली लेते हैं, मतलब उनको शॉर्ट पीरियड के लिए लेते हैं, उनको परमानेंट जॉब नहीं देते हैं। जब ज्यादा काम हो गया तो बहाली कर लिए बहुत सारा और फिर हटा दिया, या पार्ट टाइम रखे। तो यहाँ के लोगों के लिए तो ये हार्मफुल हो गया।
This is done to reduce the cost of labor for the company. However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in labor law. इतने के बाद भी अभी भी foreign companies जो है और भी flexibility का डिमांड कर रही है, ठीक है ना। देखते हो वहाँ सॉफ्टवेयर जो कंपनी सब बहुत सारे हैं बेंगलोर में, तो वहाँ इंडियन जो ये है यूथ है वहाँ काम करता है कितना, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उनका होता है। तो ये इसके बाद भी इन्हें क्या चाहिए, अभी और भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये अपने कॉस्ट ऑफ लेबर भी कम है। हाँ, अपने वर्कर्स के फेवर में ये नहीं है एमएनसी। इसीलिए ना अभी भी लोग सोचते हैं बहुत लोग कि गवर्नमेंट जॉब ही ज्यादा अच्छा है या प्राइवेट जॉब की तुलना में। सेकेंडली, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियंस, देखो सेकेंडली करके लिखा है ना, ऐसे ही तुम लोग अपना पॉइंट को अलग अलग बना लेना। Several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. इंडिया के टॉप लेवल की जो कंपनीज हैं वो बेनिफिटेड हुए हैं। They have invested in newer technology and production methods and raised their production standards. इंडिया के जो पहले से जो बड़े बड़े कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं उनको फायदा मिला है क्योंकि उनको बहुत सारे टेक्नोलॉजी, न्यू इन्वेस्टमेंट सब मिला है एफडीआई के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चलते, एमएनसी के आने के चलते। तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और कंपनी जो इंडिया के पहले से थे उनको फायदा हुआ है। Some have gained from successful collaboration with foreign companies. एक एग्जांपल कर दिए थे, तुम लोग तो और भी एग्जांपल जानते होंगे कि जैसे फोर्ड मोटर है, महिंद्रा इंडिया का है, वो फोर्ड उसके साथ कोलैबोरेट कर गया। तो ये सब बड़े बड़े फायदे हुए हैं, लेकिन फायदा किसको हुआ है, जो पहले से बड़े कंपनीज थे इंडिया के उनको फायदा हुआ है, रिलायंस को फायदा हुआ है, इस तरह के बड़े बड़े लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है। और छोटे वाले कंपनी सबको घाटा लगा है, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत लॉस हुआ है, कई को तो अपना बंद करना पड़ा प्रोडक्शन यूनिट। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational. इतना फायदा हुआ है कि इंडिया के जो कंपनीज थे बड़े वाले वो अब वर्ल्ड लेवल पे मल्टीनेशनल बन गए हैं। जैसे रिलायंस ये सब क्या है, मल्टीनेशनल बन गया है, दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाकर के वो अपना एस्टैब्लिश किए हुए हैं। जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट, है ना, ये सारे। एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स, नट्स एंड बोल्ट्स बनाने वाले हैं सुंदरम फास्टनर्स। तो ये बहुत बड़े कंपनी बन गए हैं, इमर्ज हो गए हैं इंडिया के जो हैं। कैसे इमर्ज बड़े बन गए, और भी क्योंकि मल्टीनेशनल के का फायदा इनको मिला है। Are some Indian companies which are spreading their operations worldwide. इंडिया के बहुत सारे ऐसे बड़े कंपनी हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड ये अपना काम कर रहे हैं, कई सारे कंट्री में अपना काम फैला लिए हैं। और मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया की बहुत सारी है जो कि दूसरे देशों में काम कर रही, तो ये फायदा हो गया, है ना। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, particularly those involving IT. बड़े बड़े कंपनी खुले तो IT में बहुत लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा IT सेक्टर में, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोई कंपनी का काम नहीं चलता है, तो उसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिला है इंडियन यूथ को, है ना। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग ए मैगजीन, देखो ये कितना अच्छा एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इंडिया की कंपनी जो है एक मैगजीन प्रोड्यूस करती है, एक मैगजीन का प्रोडक्शन करती है अपने यहाँ, लेकिन वो मैगजीन है कहाँ की, वो मैगजीन है लंदन की, लंदन की मैगजीन है। अब पब्लिश कहाँ से हो रही है, दिल्ली से हो रही है, दिल्ली में उसका ऑफिस है, यहीं के लोकल लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होता है इंडियन लोगों को, तो इंग्लिश लिटरेचर वाले लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन इंग्लिश के साथ जिसका रहता है वो लोग इस तरह के कंपनी में काम करते हैं। तो मैगजीन है दिल्ली की, लंदन की, और उसका काम चल रहा है कहाँ पे, इंडिया में।
सारा इंटरनेट से वहां से उसका मैटर आ जा रहा है, सब्जेक्ट मैटर कि उस मैगजीन में क्या छापना है, वो इंटरनेट के थ्रू लंदन से दिल्ली आ गया सेकंड भर में, और यहीं पर उसका पब्लिशिंग हो रहा है, मैगजीन यहीं पे बन के तैयार हो रही है, और फिर यहाँ से एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको लंदन भेज दिया जाता है। Besides a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed world. तो ये मैगजीन के अलावा इस तरह का बहुत सारा काम है दूसरे देशों का जो कि इंडिया में हो रहा है, और इंडिया से फिर उसको उस कंट्री को भेज दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे अच्छे एम्प्लॉइज मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर वो चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनका कम खर्च आता है। वही मैगजीन अगर लंदन में पब्लिश करते तो खर्चा ज्यादा आता है, दिल्ली से कर रहे हैं लो तो खर्चा लेबर कम आ कॉस्ट। रहा है। समझ में आ रहा है ना सब चीज? ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें तुम अपना दिमाग अपना ये लगाओ कि क्या क्या होता है। तुम इसका आंसर ना एकदम खुले दिमाग से सोच के अपने एग्जाम में लिखना। ये सब क्या है, माने करंट चीज है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, स्मॉल प्रोड्यूसर्स compete और पेरिश, लेकिन अब देखो ये ड्रॉबैक है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के, बड़े बड़े प्रोड्यूसर को तो बहुत फायदा मिला कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मल्टीनेशनल लेवल के कंपनी बन गए और दुनिया के बहुत सारे देशों में वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल प्रोड्यूसर्स का क्या हाल हुआ, है ना? वो लोग पेरिश चाहे मतलब तो compete करें या पेरिश कर जाए, माने नष्ट हो जाए। पेरिश करना मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना, ऐसा हुआ है। चाहे तो स्ट्रगल करके किसी तरह से सरवाइव किए बड़े कंपनी को अपना रॉ मटेरियल देके, या तो वो बिल्कुल बंद हो गए। तो छोटे कंपनीज को ना, छोटे प्रोड्यूसर्स को बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा है ग्लोबलाइजेशन के चलते। अब ये वाली कहानी एक बार पढ़ लेना, अभी टाइम कम है यहाँ पे आज, तो थोड़ा सा हम शुरू कर देते हैं, फिर तुम इसको एक बार और से पढ़ना। Ravi did not expect that he would have to face a crisis in such a short period of his life as industrialist. रवि क्या है? एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसने कभी नहीं सोचा था कि हमको इतना बड़ा क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, इतने मुश्किल का सामना करना पड़ेगा 1991 के बाद। Ravi took a loan from the bank to start his own company producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in Tamil Nadu. ठीक है, तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन, तमिलनाडु में इंडस्ट्रीज बहुत हैं, तो होसूर नामक एक छोटे से टाउन में इसने अपना इंडस्ट्री स्टार्ट किया था। क्या बनाता था? कैपेसिटेटर्स। तो कैपेसिटर्स स्पेलिंग देख लेना। और पहले तो इसकी कंपनी खूब चल रही थी, लेकिन जब एमएनसी आ गए तो क्या हाल हुआ। कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट्स, टेलीविजन, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो इन सारी चीज में जरूरत पड़ता है, टेलीविजन में भी, ट्यूबलाइट्स में भी। Within 3 years, he was able to expand production and had 20 workers working under him. तो शुरुआत में वो 20 वर्कर्स था उसके पास और बहुत अच्छे से उसकी ये कैपेसिटर्स की इंडस्ट्री चल रही थी। His struggle to run his company started when the government removed restrictions on import of capacitors. अब कैपेसिटर्स के इंपोर्ट पर गवर्नमेंट ने ये कर दिया, माने लिबरलाइज कर दिया, रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। अब क्या हुआ कि फॉरेन कंट्री के कैपेसिटर्स इंडिया में आने लगे, फॉरेन के कंपनीज के कैपेसिटर्स इंडिया में आने लगे सस्ते दाम पे। तो अब इस रवि के कैपेसिटर्स को कौन खरीदेगा, है ना? So his main clients, the television companies, used to buy different components including capacitors in bulk for the manufacture of television sets. तो टेलीविजन सेट्स बनाने वाले रवि के इंडस्ट्री से बहुत सारे कैपेसिटर्स खरीदते रहते थे। However, competition from the MNC brands forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNC. अब इंडिया के टेलीविजन कंपनी क्या करने लगे, एमएनसी के लिए खाली असेंबलिंग का काम करने लगे, असेंबलिंग यूनिट की तरह काम करने लगे। इवन व्हेन सम ऑफ देम बॉट कैपेसिटर्स, दे वुड प्रीफर टू इंपोर्ट एज द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड आइटम वाज हाफ द प्राइस ऑफ द चार्ज बाय द पीपल लाइक रवि। तो रवि के कैपेसिटर से आधे दाम पर इंपोर्टेड कैपेसिटर्स मिलने लगे।
अब क्या हाल होगी रवि जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की, क्या हालत होगी कि उसका इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। Ravi now produces less than half the capacitors that he produced in the year 2000 and has only 7 workers. कहाँ उसके पास 20 वर्कर थे और अब क्या कितने वर्कर बच गए, मात्र 7, इतना रिड्यूस हो गया। Many of Ravi's friends in the same business in Hyderabad and Chennai have closed their units. ये हालत होगी कि इनको अपने यूनिट को क्लोज ही करना पड़ गया। तो ये लॉस है, डिमेरिट है ग्लोबलाइजेशन का कि छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो है इंडिया के हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, उनको बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा है उनके ऊपर। ठीक है ना, तो अब आज हम यही कंप्लीट करते हैं, टाइम खत्म होने जा रहा है। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स and vegetable oil are some examples of industries where the small manufacturers have hit hard. ये सब तुम अपने एग्जाम्पल में दे सकते हो डिमेरिट में कि ग्लोबलाइजेशन का क्या डिमेरिट हुआ है। कि जो भी छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, they are hit hard due to competition. Several of the units have shut down, rendering many workers jobless. ठीक है, तो वो जो ओनर थे वो भी चले गए घाटे में और वहां जितने लोग काम करते थे वो भी जॉबलेस हो गए। The small industries in India employ the largest number of workers, 20 million. जितने स्मॉल इंडस्ट्रीज इंडिया में चल रहे हैं उसमें थोड़े थोड़े करके बहुत सारे वर्कर, कितने टोटल वर्कर हैं, 20 मिलियन वर्कर काम कर रहे हैं। तो अगर 20 मिलियन जॉबलेस हो जाएंगे तो सोचो क्या हालत होगी, क्योंकि ये सब छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं। इनको सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 20 मिलियन के करीब इंडिया में। ठीक है ना, तो जो कि एग्रीकल्चर के बाद दूसरा बहुत बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। तो ये दूसरा बहुत बड़ा सोर्स इंडिया का खत्म हो जाएगा ना इस तरह से। तो गवर्नमेंट को तो इस पॉइंट में बहुत सोचना चाहिए कि हम अपने स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या करें कि उनका भी काम चलते रहे, उनके यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी चलते रहे। यहाँ तक कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है ना, वो भी बहुत बैडली अफेक्टेड हुआ है, उसके जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग। तो तुम लोग क्या लिखोगे आज, ये लिखना कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लिखो तो ये क्वेश्चन, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लिखे रोहन, अमन, अंबिका, यस मैम। अर्श,